उसने उसके गले में बाहें डाल दी और खुमारी से भीगी आंखों से उसे इस तरह देखा जैसे बरसों की प्यास एक ही नजर में उतर आई हो। भागीरथ ने उसकी निगाहों में छिपी चाहत को पढ़ लिया और पल भर को खुद भी उस आग में घिर गया जो दोनों ओर बराबर सुलग रही थी। वह उसे बेहद नरमी से बिस्तर तक ले आया, जैसे किसी नाजुक एहसास को संभाल कर रखा जाता है, और उसके भारी दुपट्टे को धीरे से हटा गया। कपड़े की कसावट से गर्दन के पास पड़े हल्के लाल निशान पर उसकी उंगलियां ठहर गई। तुम तो सच में बहुत नाजुक हो, उसने गंभीर स्वर में कहा, मानो उन निशानों को छूकर उसकी धड़कनों की भाषा समझ रहा हो। वह हल्की मुस्कान के साथ उसके सीने पर हथेली रखकर फुसफुसाई, और आप बहुत सख्त। उसके इस इजहार पर भागीरथ की मुस्कान गहरी हो गई। वह उठा और कमरे की रोशनी बुझा दी। अब चारों ओर बस धड़कनों और सांसों की धीमी गूंज थी। अगले ही क्षण उसने उसकी कमर थाम ली और उसे तकिए पर इस तरह सुला दिया जैसे किसी लहर को अपनी बाहों में थाम लिया हो। उसके चेहरे के करीब झुककर उसने उसके कान में धीमे से कहा, अभी तो तुमने मेरी बेचैनी को जाना ही कहाँ है। उसके शब्दों की गर्माहट से उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराहट और अविश्वास के मिले जुले भाव से उसके सीने पर हाथ रख दिया। मुझे आपसे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ कांपी जरूर, पर उसमें भरोसे की एक मुलायम परत भी थी। उसी करीबियों में उसकी अपनी कमीज भी ढीली होकर सरक गई थी और वे उसकी धड़कनों की लय को अपने बेहद पास महसूस कर रहा था। मगर उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ दो धड़कनों का धीरे धीरे एक दूसरे में उतरना था, जैसे रात की खामोशी में कोई अधूरी कहानी अपने सबसे गहरे कोमल मोड़ पर पहुंच गई हो, जहां स्पर्श से अधिक महत्व उस एहसास का होता है जो दो रूहों के बीच अनकहे वादे की तरह ठहर जाता है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब शांता अपनी शादी से अपनी जान बचाकर उस जगह से भागी थी जहां उसकी जिंदगी की कहानी उसके बिना पूछे लिखी जा रही थी। दुल्हन के कपड़ों में सजी वह उसी घर से भाग निकली थी जहां उसकी सौतेली माँ दामिनी देवी ने उसे जबरदस्ती दुल्हन बनाकर बिठा दिया था, और अब वह वहां से सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए भी भाग रही थी। रात का वह समय ऐसा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। हर गली में सन्नाटा पसरा हुआ था, चारों तरफ खामोशी का राज था। सर्दियों की रात बेहद ठंडी थी और वह अपने भारी लहंगे का बड़ा सा दुपट्टा संभालती हुई तेजी से भागती जा रही थी। जल्दबाजी में वो पाँव में कुछ भी नहीं पहन पाई थी। टूटे फूटे पत्थर उसके नंगे पाँव में चुभते जा रहे थे। हर कदम पर दर्द की एक तीखी टीस उठ रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, अभी तक कोई उसका पीछा करता नजर नहीं आया था, लेकिन वह ये अच्छी तरह जानती थी कि दामिनी देवी इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आखिर बहुत बड़ी रकम और जायदाद हाथ लगने वाली थी। दामिनी देवी शांता के 18 साल के पूरे होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और उसके 18 का होते ही उसी शाम उसकी शादी ऐसे आदमी से करा रही थी जो उम्र में उससे 3 गुना बड़ा था, बहुत पैसे वाला था, बुरे कामों का बादशाह भी था। ये शादी कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा थी जिसमें शांता को बेचा जा रहा था, और उनके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। दामिनी देवी की अपनी बेटी भी थी जिसकी उम्र 22 साल थी, लेकिन दूसरों की बेटी के लिए वह तड़प कहाँ होती है जो अपनी औलाद के लिए होती है। भागते भागते शांता बुरी तरह थक चुकी थी। एक पेड़ की छांव में वो पल भर के लिए रुकी। ठंड में नंगे पांव कांप रहे थे। तभी अचानक उसके नाजुक से पांव में कुछ चुभ गया। वे वहीं नीचे बैठ गई। एक कांटा था जिसने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। दर्द से उसकी आंखें भर आई और माँ बाप दोनों के चेहरे उसकी आंखों में घूम गए। अगर वे आज उसके साथ होते तो उसे आज कांटा तक ना चुभता, और आज वही लड़की रात के अंधेरे में अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए पीछे देखा, जल्दी से चुभा हुआ कांटा निकाला और फिर से भागने लगी। पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं, बस भागती जा रही थी। इधर दामिनी देवी बुरी तरह बौखलाई हुई थी। भाग निकली आपकी वह लाडली बेटी, बहुत बहुत बधाई हो, उसकी बेटी रज्जो ने ताना मारते हुए खबर दी तो दामिनी देवी आग बबूला हो गई। ऐसे कैसे जा सकती है वह लड़की, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। आज दामिनी देवी का पूरा कमरा छान मारा गया था, लेकिन शांता कहीं नहीं मिली। वह दुल्हन के कपड़े पहनकर भाग निकली थी। आज शांता के 18 साल पूरे होते ही वसीयत के हिसाब से सारी जायदाद उसके नाम हो जानी थी।
और शादी के बाद वही सारी जायदाद उसके पति के हाथों में चली जाती। इस हाल में दामिनी देवी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। इसलिए उसने सोच समझकर ये शादी उस बदनाम पैसे वाले आदमी से तय की थी, ताकि ना सिर्फ जायदाद पर कब्जा हो, बल्कि उससे 50 लाख रुपए लेने की भी हामी भर रखी थी। लेकिन इस वक्त सोने की चिड़िया फिर से उड़ चुकी थी और दामिनी देवी अंदर ही अंदर जलती रह गई थी। कहा था आपसे वो भाग जाएगी, रज्जू ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि इस शादी के बाद उसे भी अपनी माँ से अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन अब उसके भी सारे अरमान अधूरे रह गए थे। फिर भी दामिनी देवी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि शांता ज्यादा दूर तक नहीं भागी होगी। अभी पता करवा लूंगी, मिल जाएगी। दामिनी देवी गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई, जबकि रज्जो वहीं खिड़की के पास खड़ी रह गई। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वह चुपचाप माँ के पीछे पीछे चल दी। इधर शांता दौड़ते दौड़ते जहां पहुंची थी, वहां सामने ही एक बड़ा सा अखाड़ा था और इस वक्त वहां खूब भीड़ जमा थी। जीत हार की खुशी में तेज म्यूजिक बज रहा था। जवान लड़के अपनी देह को और उभारने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा इलाका ताकत, पसीने और जुनून से भरा हुआ था। ये इस गांव का मशहूर अखाड़ा था, जहां रोज तंदुरुस्त नौजवान कसरत करने आते थे, मुकाबले होते थे, जीत हार के शोर गूंजते थे। इसी अखाड़े में शाम के वक्त भास्कर नाम का एक लड़का भी आता था। हर तरह की कसरत करता था, मगर अक्सर मुकाबले में संतुलन बिगड़ जाता था और इसी वजह से सबकी नजरें एक ही आदमी पर टिक जाती थी। भागीरथ अखाड़े का सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर था। लंबा कद, तरासा हुआ बदन, बेहद खूबसूरत नैन नक्श, उसके शरीर और ताकत के चर्चे पूरे गांव में थे। इस वक्त वह कसरती कपड़ों में मशीन पर कसरत कर रहा था। आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जैसे कुछ खोने और कुछ पा लेने की जिद। उसकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी, पूरा जिस्म पसीने से नहाया हुआ था, मगर उसे थकान का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। कई लड़के बस उसे ही देखे जा रहे थे। वह शारीरिक रूप से वहां मौजूद था, मगर दिमाग कहीं और भटक रहा था। ये बात सिर्फ वही जानता था, या उसका भगवान। म्यूजिक का शोर चारों तरफ फैला हुआ था। तभी अचानक अखाड़े का बड़ा गेट खुला और दुल्हन के कपड़ों में सजी एक कमसीन लड़की पूरी घबराहट के साथ अंदर दाखिल हो गई। वह बिना सोचे समझे भागती हुई भीतर चली आई, मगर जैसे ही उसकी नजर चारों ओर पड़ी, उसके कदम अपने आप थम गए। उसी पल अखाड़े में मौजूद हर लड़का जैसे अपनी जगह पर जम सा गया हो। म्यूजिक एक झटके में रुक गया और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शांता ने घबराकर चारों ओर देखा, डरी हुई आंखों में गहरी सांस ली। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, जबकि वो माथे पर बिखरे बालों के बीच उन सबको देख रही थी। वो पीछे लगे गुंडों से बचने के लिए खुले दरवाजे से अंदर आ गई थी। उसे लगा था कोई होटल होगा, मगर बाहर लिखे बड़े बड़े अक्षरों में अखाड़ा वो पढ़ नहीं पाई थी। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? क्या कभी दुल्हन नहीं देखी? उसने अपनी शर्मिंदगी और डर छुपाने के लिए कहा और माथे पर हाथ रख लिया, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जवाब दे सके। अखाड़े का हर छोटा बड़ा पहलवान बस उसे देखता रह गया। भागीरथ ने अपनी मशीन रोकी, नीचे उतरा और दौड़ते हुए पास आया। सामने का मंजर देखकर वह भी एक पल के लिए ठिठक गया। छोटी सी कदकाठी की लड़की दुल्हन के जोड़े में इतने सारे हट्टे कट्टे लड़कों के बीच खड़ी, मानो आफत बनकर आ गई हो। उसकी मासूम सी खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर खींच लेने वाली थी। भागीरथ सीढ़ियां लांघता हुआ नीचे आया तो वहां मौजूद सब लोग अपने आप पीछे हट गए। उसे रास्ता दे दिया। इतने बड़े कद के बॉडी बिल्डर को सामने देखकर शांता एकदम पीछे हट गई। वह उसके मुकाबले बहुत छोटी सी लग रही थी, ऊपर से नंगे पांव। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आ गई? भागीरथ ने सख्त आवाज में पूछा था। मेरा नाम शांता है और दरवाजे से अंदर आई हूँ। उसके सीधे जवाब पर कुछ शरारती लड़कों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भागीरथ ने उन्हें घूरकर देखा तो सब चुप हो गए। वह 2 कदम आगे बढ़ा तो शांता घबराकर पीछे हट गई और बोली, मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? थोड़ा दूर रहकर बात करो अंकल जी। उसके अंकल कहने पर और इस तरह उल्टा बोलने पर कई लड़कों के हंसी रुक न सके। 32 साल के जवान खूबसूरत बॉडी बिल्डर को अंकल कहा जा रहा था। निकलो यहाँ से जल्दी। भागीरथ ने चुटकी बजाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और सब एकदम खामोश हो गए। प्लीज मुझे आज रात यहीं रुकने की इजाजत दे दो, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। शांता ने जल्दी जल्दी से विनती की। शट अप और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इस बार भागीरथ दहाड़ा था। सब सुन रह गए थे। शांता की आंखों में आंसू भर आए। भागीरथ ने उसकी भूरी आंखों में नमी देखी, होंठ भींच लिए
और बोला, शादी से भाग कर आई हो? पीछे पुलिस लगी है क्या? यहाँ रुककर हमारे अखाड़े का नाम बदनाम करना चाहती हो क्या? तुम्हें उसकी इजाजत नहीं मिलेगी, चलो निकलो। शांता वहीं जमी रही। वह फिर चिल्लाया। तब कांपती आवाज में शांता बोली, मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। मेरी सौतेली माँ मेरी जबरदस्ती शादी एक बदमाश से करवा रही थी। मैं इस वजह से घर से भागी हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो, सिर्फ एक रात के लिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पीछे खड़े एक लड़के ने धीरे से कहा, मदद कर देते हैं, क्या पता सच कह रही हो। तो भागीरथ ने फिर से सामने खड़ी उस लड़की को देखा, जो भीगी आंखों से ढेर सारी उम्मीदें समेटे उसे देख रही थी। फिर अपने साथ मौजूद दूसरे कसरत करने वाले लड़के को उसकी तरफदारी में बोलते देखकर भागीरथ ने उसे वहां रुकने की परमिशन दे दी। वह उंगली उठाकर सख्त लहजे में बोला, ठीक है, आज रात यहीं रुक सकती हो, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना, समझी तुम? वह मुड़ ही रहा था कि शांता घबराई हुई आवाज में बोली, प्लीज मुझे यहीं कहीं छुपा दो, मुझे ढूंढते हुए वो लोग यहाँ भी पहुंच सकते हैं। मजबूरन भागीरथ उसे जिम के बैक साइड बने उस छोटे से कमरे में ले गया था जहां वह खुद रहता था। ये आपका रूम है? शांता ने उसके बिस्तर की तरफ देखते हुए पूछा। वह अब उसे थोड़ा नॉर्मल होकर बात कर रही थी, जबकि भागीरथ ने सरसरी से जवाब देता हुआ अपने बैग से तौलिया निकाल रहा था। किसी चीज को हाथ मत लगाना, जहां बैठी हो वहीं बैठी रहो, कमरे में घूमने फिरने की भी परमिशन नहीं है, समझी तुम? वह गुस्से में सब समझाकर रुक ही गया था कि दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। भागीरथ ने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर से आवाज आई, भागीरथ देखो, वही गुंडे आ गए हैं, किसी लड़की की तलाश में है। उनका कहना है कि वह लड़की यहीं आई है, उसका पैर भी जख्मी है, बाहर खून की लकीरें दिख रही है। उस आदमी ने इधर उधर जांच की और भागीरथ ने पलटकर शांता की तरफ देखा। शांता ने पूरी लाचारी से अपने पैर की तरफ इशारा किया, बाहर मत आना। इतना कहकर वह उसके सामने दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल आया। शांता धड़कते दिल के साथ वापस उसके बिस्तर पर बैठ गई। उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, उसे बैंडेज की सख्त जरूरत थी और खून अब भी धीरे धीरे बह रहा था। उसने आसपास देखा, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अलमारी खोलने की उसे इजाजत भी नहीं थी। थक हार कर वह उसी बिस्तर पर लेट गई। बीते वक्त के खौफनाक पलों में उलझती हुई नींद में चली गई। आंखों में वही सब घूमने लगा था। आज रात तो वह यहाँ रुक गई थी, लेकिन सुबह होते ही वो कहाँ जाएगी? उसका यहाँ कोई अपना भी तो नहीं था जिसके पास वो जा सके। क्या इतने सारे लड़कों के बीच खुद को सुरक्षित रख पाएगी? उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वह घबराकर उठ बैठी। दिल तेज तेज धड़कने लगा। तुम सुरक्षित हो शांता, उसने खुद को समझाया। वह आदमी भले ही गुस्से वाला था, लेकिन औरतों की इज्जत करना जानता था। उसका दिल अनजाने में उसकी तारीफ कर बैठा। बाहर क्या हो रहा होगा ये देखने की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह बिस्तर से उठी, धीरे से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। लॉक खोलकर थोड़ा सा बाहर झांका तो नीचे भागीरथ उन गुंडों के साथ हाथापाई करता दिखाई दिया। उसके साथ उसके अखाड़े के कुछ दोस्त भी थे। 1 मिनट से भी कम वक्त में वह सब उन गुंडों पर भारी पड़ने लगे। बॉडी बिल्डर जवान लड़के थे, ताकत से भरे हुए थे, जबकि गुंडे डर से पीछे हटने लगे। 2 मिनट के अंदर इस अखाड़े से दफा हो जाओ, वरना सीधे तुम लोगों को नर्क में पहुंचा दूंगा। भागीरथ गुस्से से दहाड़ा था। शांता घबराकर वापस कमरे में आ गई। अगर वे लोग यहाँ तक पहुंच गए थे तो जरूर फिर लौट कर आएंगे। संभव था कि उसकी सौतेली माँ भी उनके साथ होगी। तब ये क्या करेगी? खुद को कैसे बचाएगी? शांता बुरी तरह परेशान होगी। उसी वक्त दरवाजा खुला। भागीरथ अंदर दाखिल हुआ। कौन हो तुम? और ये लफंगे और गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, वह गुंडे हैं। दामिनी देवी मेरी सौतेली माँ है, मेरी जबरदस्ती शादी एक गुंडे से करवाना चाहती है। बोलते बोलते शांता पीछे दीवार से जा लगी और घबराकर उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। प्लीज दूर हटो, पास क्यों आ रहे हो? शांता के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहली बार कोई आदमी उसके इतना नजदीक आया था। उसके हाथ के छूते ही भागीरथ खुद को संभालते हुए रुक गया। बोलो, सब कुछ सच सच बताओ। अभी इसी वक्त भागीरथ की आंखों में झलकते गुस्से और सख्ती को देखते ही शांता टूट गई और उसने सारी बात बता दी। इन गुंडों से तो वैसे भी मेरे बहुत से हिसाब बाकी हैं। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो उनका ऐसा हाल करूंगा कि उन्हें खुद के जिंदा रहने पर अफसोस होगा। भागीरथ मन ही मन में बुदबुदाया था। शांता हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां मैं सुरक्षित रह सकूं, जहां मेरी इज्जत भी सुरक्षित रहे, वरना मेरी सौतेली माँ मुझे ढूंढ लेगी और जबरदस्ती उस गुंडे से मेरी शादी करवा देगी।
उसकी कांपती आवाज ने भागीरथ को उसकी सोचों से बाहर खींच लाया। कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? कोई जान पहचान वाला है? उसने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। शांता ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। भागीरथ ने गहरी सांस ली, उसकी नजरें झुक गई। तभी उसकी निगाह अचानक शांता के पैर पर गई। तुम्हारे पैर में चोट लगी है? उसके अचानक सवाल पर शांता ने अपने पैर की तरफ देखा, जैसे कुछ छुपाया गया हो। बिना चप्पल के भाग रही थी, बस यूं ही भागना पड़ा था। शांता ने रोते हुए कहा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पैर में मरहम लगा दूं। अब की बार वो बहुत नरमी से बोल रहा था। वो डरते हुए सोफे पर बैठी तो वह दवाई का डब्बा लाते हुए उसके पांव अपने घुटनों पर रखा और उसके पांव के जख्म को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने जरा सा अपना लहंगा ऊपर किया, वह घबरा गई। बोली कि आप मुझे दे दीजिए, मैं खुद अपने जख्म पर लगा लूंगी। लेकिन उसके घूरने पर शांता की जुबान लड़खड़ा गई और अगले ही पल उसके शब्द मुंह में ही रह गए। वह बहुत सलीके से जख्म साफ करता है, उस पर दवाई लगाता है और फिर बेहद आराम से पट्टी भी बांध देता है, जबकि वह जरा सा भी नहीं सिसकी। इतने गहरे जख्म पर तुम भाग कैसे रही थी? वह दवाई का डिब्बा बंद करते हुए पूछता है और फिर बाथरूम में जाकर हाथ धोता है। बाथरूम से बाहर आकर वह गुस्से भरी मुस्कान के साथ कहता है, इतने जख्म मिल चुके हैं जिंदगी में कि अब ये जख्म कोई मायने नहीं रखते। शांता सोफे पर पांव ऊपर करते बैठ जाती है, जबकि भागीरथ बिस्तर पर बैठा रहता है और कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ आराम कर सकती हो, मैं रात को कमरे से बाहर चला जाऊंगा। और हाँ, सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो बिस्तर से उठकर अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाला था, शायद उसे नहाना था। शांता डरते हुए कहने लगी, आप मुझे किसी और अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए प्लीज, इस तरह जगह जगह छोड़ना ठीक नहीं है। उसके शब्द सुनकर वो बहुत बुरी तरह चौंक जाता है, जैसे किसी तूफान ने उसके भीतर जिद जगा दी हो। अनाथ आश्रम में छोड़ना? वो पथराई नजरों से उसे देखता है और फिर मुंह फेर लेता है। उन शब्दों में कितना दर्द था, लेकिन वह भी तो उसे बीच रास्ते में छोड़ाया था। वह चाह कर भी उस पल अपनी जिंदगी से उसे निकाल नहीं पा रहा था। शांता भर्राई आवाज में कहती है कि आप मुझे एक अच्छे इंसान लग रहे हो, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए और उन जालिमों से मुझे बचा लीजिए। वह उसके सामने आकर विनती भरे शब्दों में बोली थी। वह नहाकर बाहर आया तो उससे पूछने लगा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? अब उसकी मदद करने का इरादा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह कमरे को देखते हुए कहने लगी, किसी भी सुरक्षित जगह पर मुझे पहुंचा दीजिए, जैसे इस वक्त ये कमरा मेरी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा है। वैसे ही कोई ऐसी जगह ढूंढ दीजिए जहां मैं अपनी इज्जत सुरक्षित रख सकूं। वह थोड़ी देर सोचकर कहता है कि ठीक है, सुबह कुछ इंतजाम करता हूँ, और ये कहकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। शांता आंखों में आंसू लिए वापस सोफे पर बैठ जाती है और सोचती है कि कभी कभी इस दुनिया में अपने ही जालिम बन जाते हैं और जो अनजान लोग होते हैं वही इतनी मदद कर जाते हैं। उधर गुंडे गुस्से में आग बबूला थे। एक गुंडा दहाड़ते हुए कहता है कि तुम मार खाकर आ गए हो, लड़की को साथ क्यों नहीं लाए? सब अखाड़े के ताकतवर लड़के थे, उनका मुकाबला करना आसान नहीं था। एक आदमी अपना गला सहलाते हुए कहता है कि वहां एक से बढ़कर एक खूंखार लड़के थे। चेतराम गुस्से में कहता है, वे लड़की हमें हर हाल में चाहिए, कुछ भी करो उसे लेकर आओ, वरना मामला बिगड़ जाएगा। दामिनी साड़ी का पल्लू सहलाते हुए ताना मारती है, तुमसे एक छोटी सी लड़की संभाली नहीं गई और मुझे जवाब दे रहे हो? चेतराम उस पर बरस पड़ता है और मुंह फेर लेता है, जबकि दामिनी ये नहीं जानती थी कि उसी की बेटी ने उस लड़की की मदद की थी। चेतराम योजना बनाते हुए कहता है कि अखाड़े के पास नजर रखो, लड़की अगर अंदर है तो बाहर भी निकलेगी, और जैसे ही निकले उसे धर दबोचना। इधर दामिनी जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, अगर शक है कि लड़की अंदर है तो मैं खुद चली जाती हूँ, आखिर सौतेली सही उसकी माँ भी तो हूँ। वह दो सिक्योरिटी गार्ड के साथ रात के अंधेरे में अखाड़े पहुंचती है। बड़ी मुश्किल से अंदर जाने की इजाजत मिलती है और वह एक बड़े कमरे में, जो शायद अखाड़े का ऑफिस था, बेचैनी से टहलने लगती है। तभी एक कठीला सा बेहद खूबसूरत नौजवान अंदर आता है। उसे देखते ही दामिनी का दिल तेजी से धड़कने लग जाता है। वह उम्र में 45 के आसपास थी, लेकिन खुद का बहुत ख्याल रखती थी और अपनी उम्र से कम दिखती थी। पति की मौत के बाद वह दौलत और ऐशो आराम में डूबी रहती थी। आज सामने इतने हैंडसम नौजवान को देखकर उसके भीतर की भावनाएं फिर से जाग उठी थी। तभी उस आदमी की भारी आवाज गूंज उठती है, जी बोलिए, क्या काम है?
दामिनी होश में आती है और धीमे बनावटी प्यार भरे शब्दों में कहती है उसे अपनी बेटी की तलाश है और शक है कि वो यहाँ आ गई है। वह सख्त लहजे में जवाब देता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई, आप यहाँ से जा सकती हो। दामिनी गंदी नीयत से कहती है कि अगर एक रात के लिए चाहिए तो उसकी कीमत दे दो, वरना उसे उसके हवाले कर दो। ये सुनते ही वह आदमी होंठ भींच लेता है और पलटकर घूरते हुए पूछता है, वह तुम्हारी बेटी है सौतेली? उसने गुस्से से कहा था और कमर पर हाथ जमाकर पूछा था, ये उसकी पहचान है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दामिनी ने माथे पर तेवरी चढ़ाते हुए जवाब दिया था, उसका एक रात का क्या लोगे? ये गंदी बात सुनते ही भागीरथ का गुस्सा फट पड़ा था। आवाज नीचे रखो, वह दहाड़ा, ये मेरा अखाड़ा है, मेरी जगह है, चाहूं तो सीधे जेल भिजवा सकता हूँ, इतना पावर रखता हूं मैं। मुझे पैसों की लालच नहीं है और मैं अच्छे परिवार से भी हूँ। अब अगर अपनी भलाई चाहती हो तो 1 मिनट के अंदर अंदर अपने इन दोनों नमूनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। भागीरथ की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि दामिनी तिलमिलाकर रह गई थी। वह जाते जाते धीमी से धमकी दे गई, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह पलटी और जहर घोलती हुई बोली, अगर 2 मिनट से तुम पहले यहाँ से नहीं निकलोगी तो अब की बार सच में वो कर जाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकते। भागीरथ ने बिना पलक झपकाए उसके अंदाज में जवाब दिया। वह घूरती हुई बाहर निकल गई थी। उसके साथ दोनों बॉडीगार्ड भी चले गए थे। भागीरथ समझ चुका था ये लोग इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वह अगर शांता को कहीं भी छोड़ देता तो वह उसे ढूंढ निकालते और उसे नुकसान पहुंचा देते। बिना किसी ठोस रिश्ते के वह उसे यहाँ ज्यादा दिन रख भी नहीं सकता था। अब जो कुछ बाहर हुआ था सब कुछ शांता को बता दिया। शांता की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। मैं जानती थी वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, उसने सिसकते हुए कहा। वो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। वह उस रात अखाड़ा खाली हो चुका था। भागीरथ ने अखाड़ा बंद करवाया, सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट रहने को कहा और खुद भी अखाड़े के अंदर ही रुकने का फैसला कर लिया। क्योंकि कमरे में वो लड़की सो रही थी, बाहर बैठा वह इस पूरे मामले को सुलझाने का कोई रास्ता सोच रहा था। तभी अचानक शांता बाहर आई, उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और सांस तेज चल रही थी। भागीरथ उठ बैठा और सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। आप शादीशुदा हैं? शांता ने पूछा। ये कैसा सवाल है? वह चौंका। अगले ही पल शांता ने कहा, मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही भागीरथ के होश उड़ गए। तुम होश में हो? वह गुस्से से खड़ा हो गया। मेरे बारे में जानती भी हो और शादी का ऑफर दे रही हो? शांता ने हिम्मत जुटाकर कहा, इतना जान गई हूँ कि आप शरीफ हैं। आपकी शराफत देखकर ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपका होना मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों के लिए बहुत जरूरी है। वह 2 कदम आगे आ गई और रुक गई। मेरे बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं। मुझसे शादी करके आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन लोगों से दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं। आई एम सॉरी। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। शायद कुछ पलों के लिए मैं खुद गर्ज बन गई थी। भूल जाइए जो कुछ भी मैंने कहा। बस सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी अचानक भागीरथ बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। सुबह होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन आपकी जान को फिर भी खतरा है, शांता घबराकर बोली थी। भागीरथ उसके करीब आया। मैं जाना माना बॉडी बिल्डर हूँ, कई मेडल जीत चुका हूँ। लोग मुझसे डरते भी हैं और ऐसा आदमी अपनी जुबान का भी पक्का होता है और अपनी इज्जत की सुरक्षा करना खुद जानता है। अगर मेरी ताकत पर भरोसा है तो बताओ। शांता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तैयार हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन एक बात तय रहेगी। भागीरथ ने सख्ती से कहा, यह शादी सिर्फ वक्त की जरूरत है। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और उन्हें उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। जिस दिन तुम उनसे आजाद हो जाओगी उस दिन हमारी शादी खत्म हो जाएगी। ये शर्त मंजूर है? शांता की आंखें भर आई। वह सिर हिलाकर हाँ कह गई। सुबह होते ही भागीरथ ने अपने कुछ दोस्तों और एक वकील को बुलवा लिया। कोई पंडित नहीं, कोई फेरों का शोर नहीं, बस कागजी शादी हुई। भागीरथ ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और वकील ने दस्तावेज तैयार कर दिए। दोस्तों ने मिठाई खिलाई और मजाक भी किया, लेकिन भागीरथ गंभीर रहा। शादी के बाद शांता कमरे में चली गई। खाने पीने का सामान पहले ही रखवा दिया गया था। सबको विदा करके वह कमरे में आया और पूछा, कुछ खाया नहीं? भूख है पर थोड़ी सी, शांता ने धीमे से कहा। वह किचन में नाश्ता बनाने लगा। शांता पास जाकर खड़ी हो गई। उसने ज्वेलरी उतार दी थी, मंगलसूत्र भी निकाल दिया था, लेकिन लहंगे में वह अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। नाश्ता कर लो, भागीरथ ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं। उसकी उलझन समझकर वह कमरे से बाहर चला गया। शांता वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। आने वाला वक्त उसे बेहद नर्वस कर रहा था। वजह शायद ये शादी थी। हर लड़की की तरह उसके दिल में भी अपने पति को लेकर कई अरमान होंगे,
लेकिन आज उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। वह खुश थी क्योंकि वह कहीं से भी अंकल नहीं लगता था, लेकिन शांता ने ही उसे अंकल बना दिया था, सिर्फ उसकी मजबूत बॉडी की वजह से। और अब अपनी ही बात पर वह खुद शर्माने लगी थी। नाश्ता करके उसने सारे बर्तन सिंक में रख दिए, उन्हें धो दिया और फिर इधर-उधर बिखरा सामान समेटने लगी। मगर इतने बड़े दुपट्टे के साथ किचन का काम करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसने दुपट्टा कुर्सी पर रख दिया। अब आराम से सारा काम समेटने लगी। ऊपर की अलमारी में कुछ चीजें रखने के लिए वह कुर्सी पर चढ़ गई, क्योंकि उसकी लंबाई कम थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली और नीचे वह चायपत्ती के जार रखने लगी, उसी पल भागीरथ कमरे में दाखिल हुआ। कुर्सी पर खड़ी शांता को देखकर उसके कदम वहीं थम गए थे। ऊपर हाथ उठाने से उसका ब्लाउज थोड़ा सा ऊपर हो गया था। उसकी कमर का हल्का सा हिस्सा दिख रहा था। भागीरथ की सांसें एक पल को गहरी हो गई। दिल की धड़कन तेज हो उठी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा, नजरें हटा ली। वह जानता था कि उससे दूरी बनाए रखना ही इस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम वहां ऊपर क्या कर रही हो? वह पास आकर बोला था। वह वेस्ट वाला शॉपिंग बैग एक तरफ रख दो। पीछे से अचानक आवाज सुनकर शांता घबरा गई। मुड़ते ही उसका पैर फिसला। वह सीधे भागीरथ की बाहों में आ गिरी। एक पल के लिए दोनों की दुनिया जैसे थम सी गई। भागीरथ ने उसे संभाल लिया। शांता ने अनायास ही उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। कुछ पल बिना शब्दों के बीत गए। भागीरथ ने खुद को संभालते हुए उसे धीरे से जमीन पर खड़ा कर दिया और हाथ हटा लिए। तुम ठीक हो? उसने सामान्य आवाज में पूछा था। शांता नजरें चुराते हुए सिर हिला गई। कपड़े बदल लो, भागीरथ बोला। फिर वकील के पास भी तो जाना है। वकील के पास क्यों? शांता घबरा गई। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, वो बोला। मेरा एक दोस्त है, आगे सब समझ जाओगी। शांता कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। वही नंदराम जिसने मेरी और तुम्हारी शादी कराने के लिए उस वकील को लेकर आया था। उसने हमारी बहुत मदद की थी, उसी के पास जाना है। वे लोग गुंडे हैं, उनसे मैं अपने तरीके से निपट लूंगा, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद भी जरूरी होगी। वह उसे समझा रहा था, मगर वह नासमझी से उसकी तरफ हिलती आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरे होते हुए कोई छू भी नहीं सकता। वह उसकी तसल्ली करवाता हुआ नरम निगाहों से उसे देखता रहा और फिर अचानक उसके होंठ पर एक भरपूर मुस्कान खिल उठी, जैसे उस मुस्कान ने उसे हिम्मत दी हो। उधर हर तरफ खबर फैल चुकी थी। चेतराम जी वो लड़की को लेकर अपने अखाड़े से गाड़ी में निकल चुके हैं। अब बताइए क्या करना है? चेतराम के आदमी पहले से उन पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी बाहर निकली, वह भी अपनी गाड़ी लेकर पीछे लग गए और चेतराम के आदेश के अनुसार एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही उनकी गाड़ी रुकवा दी गई। भागीरथ भी जैसे उसी मौके की तलाश में था। गाड़ी रुकते ही सामने खड़े आदमियों को देखते हुए वह चौकन्ना हो गया। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो लड़की को हमारे हवाले कर दो, एक आदमी ने उसकी गाड़ी के ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनते ही भागीरथ का दिल धक से रह गया। पीछे बैठी वह लड़की बेकाबू होकर उसका हाथ थाम गई। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने शांता का चेहरा देखा तो उसमें डर साफ दिखाई दे रहा था। वह उसका डर देखकर पल भर के लिए उसकी तरफ मुड़ा। आंखों ही आंखों में उसे हिम्मत दी। फिर अपनी तरफ का शीशा थोड़ा सा नीचे किया, हाथ बाहर निकाला और बिना एक पल लगाए गन से फायर कर दिया। गोली सामने खड़ी गाड़ी के टायर में लगी और टायर फटने की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर गई। सामने खड़े दोनों आदमी हड़बड़ा गए। वह निडर होकर सब कुछ देख रहा था, जबकि पीछे बैठी वह लड़की घबराकर उसे देख रही थी। आखिर एक बार फिर वार्निंग दी गई थी, लड़की को हमारे हवाले कर दो। लेकिन ये लोग बाज आने वालों में से नहीं थे। भागीरथ का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। तुम गाड़ी से बाहर मत आना, प्लीज तुम बाहर मत जाओ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वह भीगी आंखों से बोली। उसकी आवाज में मोहब्बत भी थी और डर भी। और आज अगर ये चेतराम मुझसे बचकर निकल गया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा और गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया। हालांकि मोबाइल पर अपने दोस्त से लगातार बात करता रहा। पुलिस फोर्स रास्ते में थी। उसी बीच चेतराम की गाड़ी वहां आकर रुकी। भागीरथ चेतराम आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत और पुराने जख्मों की आग साफ दिखाई दे रही थी। तो तुम हो जिसने मेरी होने वाली पत्नी पर हाथ डाला। लगता है पिछली बार की बात भूल गए हो, जो फिर से मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो।
चेतराम ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, कुछ भी नहीं भूला हूं और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। चेतराम ये कहते हुए भागीरथ ने उस पर गन तान दी। चेतराम ठहाका लगाकर हंसा, ये मेरा इलाका है और तू मेरे इलाके में घुस आया है। यहाँ खड़ा होकर मुझे ही ललकार रहा है, जबकि तेरे इलाके में घुसकर तेरी मंगेतर को उठा लाया था और जब उसने मेरी रखेल बनने से इनकार किया तो मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहते हुए चेतराम गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल भागीरथ की गन से गोली निकली, उसके कदमों के पास जमीन में धंस गई। मिट्टी उछली और चेतराम के कदम वहीं थम गए। एक पल को चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी थम गई हो, और उसी सन्नाटे में भागीरथ की आंखों के सामने सिया की तस्वीर उभर आई। उसकी मोहब्बत, उसकी खूबसूरती, उसका मासूम हंसना और फिर उसकी डेड बॉडी, जिसे देखकर उसका दिल चिर सा गया था। सिया की आवाज आज भी उसके कानों में गूंज रही थी, सिया सिर्फ तुम्हारी है। अगर जिंदगी में तुम्हारी नहीं बन सकी तो मरने के बाद तुम्हारी हो जाऊंगी। मर जाऊंगी लेकिन अपने जिस्म को किसी अनजान की बाहों में नहीं जाने दूंगी। उसने रोते हुए कहा था। उस रात उसने उसे छोड़कर जाने से मना किया था, लेकिन वह चला गया था, सिर्फ 1 महीने के बिजनेस के लिए विदेश, और जब लौटा तो सब कुछ बिखर चुका था। सिया किडनैप हो चुकी थी और उसी पल से उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, हिसाब, और सिर्फ हिसाब। उसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। पुलिस ने हर जगह ढूंढा, हर रास्ता छाना, लेकिन कहीं भी वह नहीं मिली, जैसे जमीन निकल गई हो। और एक दिन अचानक उसका फोन आया तो सबकी जान पर बनाई। उसकी आवाज कांप रही थी। वह किसी के कैद में थी, किसी अंधेरी जगह पर थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सिया, मैं आ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। भागीरथ तड़प उठा था, सांसें बेकाबू हो रही थी। उधर से उसकी टूटी हुई आवाज आई, नहीं पहुंच पाओगे भागीरथ, मुझसे वादा करो, इस चेतराम को मौत के घाट उतार दोगे, मार डालोगे इसे, छोड़िएगा मत। वह लगातार बोले जा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका दम निकल रहा हो। भागीरथ ये भी नहीं जानता था वह किस हाल में है, किसके नंबर से कॉल आ रही है, कहाँ बंद है। तभी जाते जाते उसने उस आदमी का नाम बता दिया, चेतराम। वही चेतराम जो आज भगवान बनकर नहीं बल्कि शैतान बनकर उसके सामने खड़ा था। और आज वह ठान चुका था किसी और मासूम को उस दरिंदे की भेंट नहीं चढ़ने देगा। ये इरादा अब उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। भागीरथ ने अभी अभी उस पर गन तानी थी। बहुत निडर है भाई, लेकिन चेतराम से पंगा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। पकड़ो इसे, लड़की को मेरे पास लेकर आओ। इस बार चेतराम गुस्से से दहाड़ा। उसके आदमी भागीरथ की तरफ बढ़े, लेकिन तभी चेतराम की नजर सामने पड़ी और अगले ही पल उसने गन अपनी पैंट की पॉकेट में डाल ली, क्योंकि पुलिस वैन वहां पहुंच चुकी थी। सायरन की आवाज ने पूरे माहौल को जकड़ लिया था। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। भारी पुलिस फोर्स देखकर चेतराम अपने आदमियों समेत बुरी तरह फंस चुका था। अच्छा हुआ एसीपी आ गए, वरना ये हमारा रास्ता रोककर मेरी पत्नी को किडनैप करने की बात कर रहा था। भागीरथ ने गुस्से से कहा, डोंट वेरी सर, यह हमें कई केसों में मिला हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपकी वजह से हमारे हाथ आ गया, इसे तो सबसे सख्त सजा मिलेगी, एसीपी ने कहा और चेतराम को हिरासत में लेने का इशारा किया। लेकिन तभी भागीरथ का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे ही एक जोरदार थप्पड़ उसने चेतराम के मुंह पर जड़ दिया। ये छूटना नहीं चाहिए, इसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। उसकी आवाज में सालों का दर्द था। एसीपी कुछ बोले, बस उसकी आंखों में देख रहे थे, मैं अपना बदला नहीं भूला हूँ, लेकिन आज इसे जिंदा आपके हवाले कर रहा हूँ, किसी की दोस्ती के खातिर, वरना अगर कानून हाथ में लेता तो इसे जिंदा नहीं छोड़ता। भागीरथ की सख्त आवाज पर चेतराम ने उसे देखा और गुस्से में मुस्कुरा दिया, मैं बहुत जल्द फिर मिलूंगा तुमसे। पहले मंगेतर छीनी थी, अब तेरी पत्नी। चेतराम के ये सब सुनते ही भागीरथ का सब्र टूट गया। उसके हाथ चेतराम के गले पर जा पड़े। पल भर में चेतराम की आंखें बाहर निकल आई। पुलिस मुश्किल से उसे रोक पा रही थी। तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो बेकाबू हो चुका था। तभी पीछे से शांता गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी, वरना कुछ भी हो सकता था। वह आदमी को मारकर खुद सूली पर चढ़ जाता। प्लीज भागीरथ, रुक जाओ। वह उसके बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन उसकी नाजुक ताकत उस भारी भरकम बदन के सामने क्या करती। अचानक उसे झटका लगा और वह पीछे की तरफ गिरने लगी। उसी पल भागीरथ ने चेतराम की गर्दन छोड़ी और झपटकर शांता की कमर में हाथ डालते हुए उसे थाम लिया। अपने मजबूत सीने से उसे जकड़ लिया। शांता के दिल की धड़कनें उसके सीने से जा टकराई।
और भी तेज हो गई। उसकी आंखों में डर था, कुछ छिन जाने का डर था। पुलिस चेतराम और उसके आदमियों को हिरासत में ले चुकी थी। मना किया था, गाड़ी से बाहर क्यों आई हो? वह उसे और कसकर सीने में दबा लिया था। एक बाजू उसके कमर पर लिपटा हुआ था। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे। वह खुद को उसके सीने पर सिमटा हुआ महसूस कर रही थी। उसका चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। भागीरथ, आपको कुछ हो जाता तो? वह बच्चों की तरह बोल पड़ी और वह उसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस कर रहा था। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ जाता? न जाने क्यों वह चाहता था कि वह कह दे, हाँ मुझे फर्क पड़ता है। उसकी आंखों में देखते हुए उसने पूछा, मेरी वजह से आप क्यों मुश्किल में पड़ना चाहते हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उसकी नजरें झुक गई। जवाब में वो चुप रहा, बस उसे सीने से लगाए गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के बोनट पर उसे बिठा दिया। आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा। हम अभी अदालत जाएंगे, केस फाइल करेंगे, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिलेगा और तुम्हारी सौतेली माँ को भी जेल के पीछे भेजूंगा। नहीं प्लीज, उन्हें नहीं। वह तुरंत मना कर गई। क्यों नहीं? वह सख्त स्वर में बोला। मेरी सौतेली सही, लेकिन उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है। वो मेरे पापा की पत्नी बनकर आई थी। उन्हें कैसे सलाखों के पीछे भेज दूं? उन गुंडों के साथ जिनकी मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। वो बोलते बोलते रो पड़ी। भागीरथ ने गहरी सांस ली। फिर भी जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा। उसके बाद तुम जिंदगी भर सुकून से रहोगी, बिना किसी डर के। ये कहते हुए वह उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद वह नंदराम के ऑफिस पहुंचे, जहां सारी बातें, सारे जख्म, आने वाली जिंदगी की हर डिटेल पर चर्चा हुआ। और उस रात पहली बार शांता को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी सच में सुरक्षित हाथों में है। केस फाइल होते ही दामिनी पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। अदालत की तरफ से नोटिस मिलते ही उसे शांता का घर छोड़ना पड़ा था। कानून का सिकंजा जैसे जैसे कसता गया, वे और घबराती गई और आखिरकार जितनी भी नकदी इकट्ठा कर सकती थी, लेकर वहां से भाग निकली। एक हफ्ते से भीतर सब कुछ शांता को वापस मिल गया था। घर, जमीन, पापा का बिजनेस, हर कागज फिर से उसी के नाम हो चुका था। और ये सब सिर्फ और सिर्फ भागीरथ की बदौलत मुमकिन हो पाया था। आज वही पापा के बिजनेस और घर के जरूरी पेपर भागीरथ ने उसके हाथों में थमाए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से सजा दी हो। उस आदमी के उसके जिंदगी में आने से सब कुछ आसान होता चला गया था, मगर क्या अब पिछड़ने का वक्त आ गया था? यही सोचकर उसका दिल बुरी तरह तड़प उठा। वह कागजों को देखती रही और जाने कितनी देर अपनी सोचों में गुम बैठी रही। तभी भागीरथ के मोबाइल पर आई कॉल ने उसकी सोच का बहाव तोड़ दिया। उसने पलटकर बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। भागीरथ अंदर ही था। उसी मौके का फायदा उठाकर उसने कॉल रिसीव कर ली। सामने से हेलो सुनते ही उसने फोन पर लिखा नाम देखा, माँ, और झट से नमस्ते कह दी। उधर से किसी लड़की की आवाज आई। कैसी हो शांता? थोड़ा घबरा गई। वह आवाज में बोली, तुम्हारी आंटी नहीं हूं मैं, भागीरथ की बहन बोल रही हूँ। ये सुनते ही शांता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और तुम कौन हो? हमारे भाई का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सामने वाली हैरानी से बोली। मैं आपकी भाभी हूँ। शांता ने जो बंद पड़ा वही सच कह दिया। क्या कह रही हो तुम? तुम हमारी भाभी हो? जी दीदी। बस इतना सुनते ही उधर शोर मच गया। मम्मी, भाई ने शहर में शादी कर ली। वह चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर को सिर पर उठा रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि शांता को फोन कान से दूर करना पड़ा। तभी बाथरूम से निकलते हुए भागीरथ ने उसके हाथ में फोन देखा था। किससे बात कर रही थी? मेरी बहन से। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। कुछ भी तो नहीं, शांता घबराकर बोली और चुप हो गई। कॉल कट हो चुकी थी, लेकिन भागीरथ का शक बढ़ चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि सामने खड़ी लड़की ने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर दी है। और कुछ ही देर के बाद उसके मोबाइल पर उसके दादाजी की कॉल आ गई। वे कॉल रिसीव करते हुए शांता को घूरता हुआ बाहर निकल गया। अब आएगा मजा, देखती हूँ अब कैसे छोड़ेंगे मुझे। मैं तो तुमसे जोंक की तरह चिपक जाऊंगी। शांता दिल ही दिल में बुदबुदाई थी, क्योंकि उसका दिल अब बुरी तरह उसी पर हार चुका था। लंबी बहस के बाद आखिरकार भागीरथ दादा की बात मानकर अंदर आया और आते ही उस पर बरस पड़ा। तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ लड़की हो। किसने कहा था कि मेरे घर का फोन अटेंड करो? और ऊपर से ये भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी बहन ने पूरी हवेली में हल्ला मचा दिया है। वो बुरी तरह चिल्लाया। अब क्या होगा? शांता ने घबराकर पूछा। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
वह नाटक जो अब तक मैं तुम्हारे लिए करता आ रहा था, अब तुम मेरे लिए करोगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हवेली वाले तुमसे मिलना चाहते हैं परिवार की बहू से। वह झटके से बोला, अच्छा सच में? फिर हम कब जा रहे हैं? हम आपके गांव। शांता की आंखों में चमक आ गई, जबकि भागीरथ अफसोस से सिर हिलाता रह गया। आज शाम तक गाड़ी आ जाएगी तुम्हें पिक करने के लिए, और याद रखना कुछ दिन ही रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर सब कुछ खत्म होगा, और वहां जाकर मुंह बंद ही रखना। कोई फालतू की बात की तो तुरंत तुम्हें वापस यहीं पर छोड़ जाऊंगा, समझी तुम? वह उंगली उठाकर चेतावनी दे गया। उसकी गंभीरता ने शांता को पल भर के लिए चुप कर दिया था। वह होंठ दबाकर रह गई, फिर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। उफ, ये बंदा गुस्से में तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। काश थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाता तो क्या ही बिगड़ जाता। शांता, तेरे तो सच में भाग खुल गए हैं। उधर हवेली दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी। हवेली का इकलौता बेटा इतने सालों के बाद वापस आ रहा था। 1 साल पहले वह नाराज होकर चला गया था, जब उसकी मंगेतर सिया की किडनैपिंग हुई और फिर उसका कत्ल कर दिया गया था। उसका जिम्मेदार वह हवेली वालों को ही मानता आया था, जो उसके ना रहने पर उसके अंकल की बेटी सिया की सुरक्षा ना कर सके थे। चेतराम की तलाश में भागीरथ दर दर भटकता रहा। शहर में पहुंचकर पिछले 1 साल से वह पुलिस की मदद से उसे ढूंढ रहा था। कई बार हमला करवाया, मगर वह हर बार बच निकलता था, और अब जब मिला भी तो शांता की बदौलत। लड़कियों की खूबसूरती चेतराम की सबसे बड़ी कमजोरी थी, और उसी कमजोरी के सहारे वह उस चूहे को बिल से बाहर निकालने में कामयाब हुआ था। शाम तक गांव से गाड़ी आ गई। भागीरथ के कहने पर शांता ने सिर्फ जरूरत के कुछ कपड़े ही रखे थे, क्योंकि उसे पता था वहां उसे किसी चीज की कमी नहीं होने वाली थी। वह अपना अखाड़ा अपने दोस्त के हवाले कर शांता को साथ लेकर अपनी हवेली की तरफ निकल पड़ा था, और शांता की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ तेज होती चली गई, जैसे उसकी किस्मत अब किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रही हो। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? भागीरथ ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए पूछा। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी हवेली में जा रही हूँ, खुशी तो बनती है ना। सुना है वो बहुत प्यारी जगह है। आप तो पूरे लखनऊ घूमे होंगे ना? शांता की आंखों में चमक थी। हाँ, वहीं पढ़कर मैं जवान हुआ हूँ। मेरी जायदाद भी वही है और मेरी पैदाइश भी। भागीरथ ने बड़ी रोबदार अंदाज में कहा। आगे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, पीछे उनकी गाड़ी, और ड्राइवर अपनी जगह पर था। पिछली सीट पर शांता के साथ भागीरथ बैठा हुआ था। शांता ने खुद को बड़ी सी साड़ी में पूरी तरह छुपा रखा था। गाड़ी में बैठने से पहले भागीरथ के कहने पर उसने चेहरा भी ढक लिया। कब आएगा ये लखनऊ का महल? अभी तो आधा घंटा बीता है, वो मासूमियत से पूछ बैठी। अभी वक्त लगेगा, तुम सो जाओ। पहुंच जाओगी तो मैं जगा दूंगा। उसकी आंखों में नींद की खुमारी देखकर भागीरथ खुद को रोक नहीं पाया था। मैं आपके कंधे से टेक लगा लूं? ऐसे नींद आ जाएगी। इतना कहते ही शांता ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। उसकी इस बेफिक्री भरी अदा पर भागीरथ उसे बस देखता ही रह गया। उसका दिल अजीब सी धड़कन से भर उठा था। 6 घंटे के बाद गाड़ी लखनऊ में उसकी हवेली के अंदर दाखिल हुई। रात के 2 बजे भी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। रोशनी, फूल, हर तरफ एक अपनापन था। ये सब उसके दादाजी और माँ बहनों के मिलकर किया हुआ था। वह जानता था वे उसे टूटकर मोहब्बत भी करते थे, और वही मोहब्बत उसकी नाराजगी भी सहती आई थी। सिया की किडनैपिंग और फिर उसका कत्ल। उसने ठान लिया था जब तक सिया के कातिलों को सजा नहीं दिलवा देता, वह हवेली नहीं लौटेगा। आज वह लौट आया था। सिया का कातिल सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। हालांकि 2 दिन के बाद उसका एनकाउंटर हो गया था। यही उसकी सजा थी, गुमनामी की मौत। भागीरथ धीरे से बोला, शांता। गाड़ी हवेली के अंदर जा चुकी थी, लेकिन शांता उसकी गोद में सिर रखे बच्चों की तरह उसे चिपक कर गहरी नींद में सो रही थी। वह उसके बालों को हल्के से पीछे करता हुआ उसे जगाने लगा। शांता। उसकी गर्म सांसें और नरम बदन भागीरथ के जवान खून को और भी बेचैन कर रहे थे। एक पल को उसने सोचा, क्या वह खुद से उससे अलग कर पाएगा? और दिल ने साफ जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अचानक उसके दिल पर यह सोच हावी हो गई कि वह तो सिया से मोहब्बत करता था। ये मेरी सिया के साथ बेईमानी होगी। उसकी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ? परिवार ये नहीं जानता था कि सिया सिर्फ उसकी मंगेतर थी, जबकि शांता अब उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी। और पत्नी का रिश्ता इतना ताकतवर होता है कि वह हर रिश्ते पर भारी पड़ जाता है। भागीरथ के उठाने पर भी वह फिर कसमसाकर आंखें मूंद गई और दोबारा से सो गई। मजबूरन भागीरथ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, बेहद संभाल कर, जैसे वो कोई नाजुक सपना हो, और उसे हवेली के अंदर की तरफ ले चला।
जहाँ सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया था। अरे, इसे ऐसे क्यों उठाकर लाए हो? क्या दुल्हन चल नहीं सकती? उसकी माँ ने हल्की नाराजगी से कहा। नहीं माँ, ये सो रही है, मैं अभी से जगाऊंगा नहीं। लेकिन तभी दादी की सख्त और रोबेली आवाज आई। हमें अभी अपनी बहू से मिलना है। भागीरथ ने बड़ी चाहत भरी नजरों से अपने दादा को देखा, जो उसके लौटने की खुशी में मूंछों पर ताव दे रहे थे। अरे बहू, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? सुबह मिल लेना, सोए इंसान को जगाना पाप होता है। ये कहते हुए वो खुद शांता को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गए। बहनों ने पीछे से भागीरथ को खूब छेड़ा था, मगर माँ के इशारे पर सब शांत हो गए। रात को माँ बाप से मिलकर जब वो कमरे में लौटा तो शांता गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून था। वह नहा कर आया और बिस्तर पर बैठ गया। घर वाले उसकी शादी दोबारा करवाना चाहते थे। शादी तो वह कर चुका था, मगर अब उसे इस रिश्ते को नाम देना था। क्या शांता मानेगी? शहर में पली बड़ी लड़की है और ये लखनऊ का गांव है, जहां पर्दा और रिवाज बहुत नियम तरीके। क्या यहाँ खुद को ढाल पाएगी? नहीं। ख्यालों के साथ उसकी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो शांता उसके सीने पर सिर रख के उसे चिपक कर सो रही थी। उसकी बाहें उसे घेरे थी। सुबह की पूजा की घंटियों से उसकी नींद खुली। वह हल्के से शांता का सिर तकिए पर रखकर बाथरूम चला गया। शांता ने आंखें खोली तो पहले समझ नहीं पाई कि वो कहाँ है। फिर सब याद आ गया। तभी भागीरथ गीले बालों और सादे कपड़ों में कमरे में आया। उसे देखकर शांता की नजरें ठहर गई। वह किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। उठ गई हो तो चलो, घर के मंदिर में पूजा कर लो। यहाँ की ये रीति रिवाज, पहली बार सबको देवी देवताओं के सामने माथा टेकना होता है। शांता ने सिर हिलाया और जल्दी से नहाने चली गई। वह भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। आखिर भगवान ने ही तो उसकी जिंदगी में इतना मजबूत सहारा भेजा था। पूजा के बाद उसने पूछा, आपने भगवान से क्या मांगा? भागीरथ ने कहा, यही कि भगवान किसी अनाथ को भी बेसहारा ना छोड़े, अपने दर पर बुला ले। बात अधूरी रह गई। शांता का दिल भारी सा हो गया। दिन भर वह हवेली वालों से मिलती रही। बड़ी फैमिली का अपनापन उसे अच्छा लग रहा था। शाम को उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरा गांव आमंत्रित था। भागीरथ की दुल्हन देखने लोग उमड़ पड़े और रजनी देवी उस पर जैसे वारी जा रही थी। मगर शांता के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या भागीरथ मुझे सच में अपना पाएगा? क्या इस हवेली में मुझे उसकी पत्नी, उसकी बहू, उसकी जिंदगी की साथी का हक मिलेगा? और इसी सवाल के साथ वह हर शाम भगवान से एक ही दुआ मांगने लगी, भागीरथ का साथ हमेशा हो। उसकी खूबसूरती, उसके सलीके ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। सारी रस्में पूरी होते ही उसे भागीरथ के कमरे में पहुंचा दिया गया था। एक बार वह पहले भी दुल्हन बनी थी, मगर तब उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। आज वह लखनऊ की हवेली की रानियों की तरह सजी हुई थी और उस पर कुदरत ने जैसे टूटकर अपना रंग बिखेरा था। वह शर्माई हुई, लजाई बैठी भागीरथ का इंतजार कर रही थी। उसके मजबूत कदकाठी का ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजा खुला और भागीरथ अंदर आया। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। उसने आगे बढ़कर घूंघट नहीं उठाया, बस अपनी शेरवानी एक तरफ रख के चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे किसी उलझन में हो। शांता उसे टकटकी लगाए देखती रही। जाओ, जाकर अपने कपड़े बदल लो। वह अचानक बोला, कुछ देर बाद हमें शहर लौटना होगा। इतने में शांता ने खुद घूंघट उठा दिया। दुल्हन के रूप में उसका कमसीन चेहरा और भी निखर उठा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि भागीरथ के बाकी शब्द उसके होठों में ही दम तोड़ गए। वह आगे बढ़ी और बिना डरे उसके आंखों में देखते हुए बोली, मुझे लगता लखनऊ वाले बहुत अपने होते हैं। उसकी बात पर झुंझला गया। मेरी बात पूरी होने दो, उसने उंगली उठाकर कहा। मगर शांता पीछे हटने वालों में से नहीं थी। पास पड़े स्टूल पर चढ़कर वह उससे ऊंचाई में लगभग बराबर हो गई। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। मैंने सुना था कि हवेली के लोग अपनी पत्नी को कभी छोड़ने का ख्याल भी नहीं करते। फिर आप कैसे मुझे छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज में दर्द था। भागीरथ की कठोरता पिघलने लगी। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, उसने भारी स्वर में कहा। अगर ऐसा है तो मुझे आजाद कर दीजिए, शांता ने भर्राई आवाज में कहा। फिर मैं भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लूंगी। उसके ये शब्द भागीरथ के दिल में किसी तीर की तरह लगे थे। वह उसकी धर्मपत्नी होते हुए किसी और आदमी के साथ खुद को जोड़ रही थी। भागीरथ ने उसके सर के पीछे, वह पल भर में उसके पास आया और उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। उसके माथे से माथा टिका गया। सांसें उलझ गई। उस पल बिना कहे बहुत कुछ तय हो गया। वह धीरे से बोला, मुझे लगा था हमारे बीच ये रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा, मगर आज मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। क्या तुम्हारी मर्जी है इसमें?
शांता ने आंखें उठाकर देखा। जवाब में बस इतना कहा, पूछने का हक आपने बहुत पहले खो दिया। रात यूं ही खामोशी में ढल गई, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के। सिर्फ दो दिलों ने एक दूसरे को स्वीकार कर उसे खुद पर झुकने दिया। उसके होठों पर अपने होठों की पकड़ जमा ली। वह इतनी बेदर्दी से लगा कि शांता को लगा उसकी आत्मा ही निकल जानी है। उसके होठों पर हल्का सा कट लगाता हुआ गहरी सांस भरते पीछे करता उसके माथे से माथा जोड़ गया। शांता को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। इतना भारी कामदार लहंगा, ऊपर से वजनी दुपट्टा, वह कैसे खड़ी रह पाती। ऊपर से भागीरथ की जानलेवा किस ने उसकी रही सही जान भी निकाल दी थी। एकदम से वो खुद को ढीला छोड़ती, भागीरथ के बाहों में ही रह गई थी। भागीरथ की पत्नी बनने का बहुत शौक है ना, सिर्फ एक किस में तुम्हारा ये हाल हो गया। पूरे परिवार को कैसे सहोगी। वह उसे नाजुक और कमसीन कहकर चोट मारता, अब अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ उस पर मुस्कुरा रहा था। शांता का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। प्यार से करते तो सब कुछ सह जाती, इतना जुनूनी होकर कौन करता है। वह नरम रूठे अंदाज में उसके गले में बाहें डालकर बोली। खुमारी भरी निगाहों से उसे देखकर भागीरथ उसकी आंखों की प्यास पल में पड़कर बौखला गया। मतलब आग दोनों तरफ बुरी तरह लगी हुई थी। धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया, उसको भारी दुपट्टे से आजाद कर दिया जहां अब लाल निशान पड़ने लगे थे। तुम तो बहुत नाजुक हो। वह उसकी गर्दन के पास लाल निशान को छूता गंभीर शब्दों में बोल रहा था। आप बहुत हार्ड हैं। वह उसके सीने को टच करते बोली तो भागीरथ मुस्कुरा दिया। उठते हुए कमरे की लाइट भी बंद कर गया। अगले ही पल उसको संभलने का मौका दिए बिना उसकी कमर पर हाथ डाले उसे तकिए पर लिटा दिया। अभी अपनी हार्डनेस तो तुम्हें महसूस नहीं करवाया। उसके चेहरे पर झुकता धीरे से उसके कान में बोल गया। शांता के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मुझे डर लग रहा है आपसे। वह उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, जबकि अब ऊपर होते हुए अपनी खुद की कमीज भी उतार गई। उसका यूं खुला जिस्म महसूस करते भागीरथ की हवा बिल्कुल गुम हो गई थी। शांता की पलकें शर्म से झुक रही थी। मुझे तो लगा तुम्हारे बीच यूं ही रिश्ता कभी नहीं बनेगा, लेकिन आज हमारे बीच संबंध जोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी चाहिए। वह इस हद तक पहुंचकर अब उससे उसकी मर्जी पूछ रहा था। आपको मेरे ऊपर आने के बाद याद आ रहा है कि मुझसे पूछ लूं, सुहागरात मनाने की पूछ रहे हैं। वह शरारत से बोली तो भागीरथ एक झटके से उसकी गर्दन पर झुका, उसे अपने होठों से काट गया। उसकी आंखें त्योंता और ज्यादा मदहोश कर गया। धीरे से उसका ब्लाउज उतारते उसे उल्टा सुलाते उसकी कमर पर अपने होठों से निशान बना गया, जिसने उसे कई रातों से सोने ना दिया था। उसे अपने होठों से बुरी तरह मसलते उसकी सिसकियां निकलवा चुका था। उसकी कमर के बलों को ऊपर की तरफ ट्रेस करते उसे एक पल में सीधा करता। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को देखने लगा। मैं बहुत जुनूनी हूँ। तुम्हारी नाजुक जान मुझे झेल लेगी। वह गहरी सांस भरता पूछ रहा था। वह जल्दी उस नाजुक जिस्म में समा जाए जिसने इतने दिनों से उसके सब्र का इम्तिहान लिया हुआ था। वह जो अब कुछ भी कहे बिना उसके गर्दन पर बाजू जमाए, वह उसके होठों पर अपने होठ रखती अपनी रजामंदी दे गई। भागीरथ ने उसकी रजामंदी पर बहुत ही प्यार से उसे अपने ऊपर करते उसकी धड़कनों पर कब्जा कर गया। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे में गुम हो गए थे। सारी दुनिया भुला दी थी। अपना रिश्ता पूरा कर चुके थे। वह रात भर उसकी मोहब्बत को सहते सहते निडाल हो चुकी थी। आंखों से आंसू बहे जिन्हें भागीरथ ने अपने होठों से चूमा था, और बहुत कोशिश की थी वह उसकी कमसीनी का लिहाज रखेगा, लेकिन वह उसके जिस्म को पाते सब कुछ भूल गया था। उसकी आहें और सिसकियां याद करता वह मुस्कुराया था। शांता को सोए अभी सिर्फ 2 मिनट बीते थे, जबकि भागीरथ अब फिर से मचल रहा था। उसकी तरफ मुड़ता उसके ऊपर फिर से अपनी मोहब्बत लौटाने लगा था। उसका वजन बर्दाश्त करते, उसका दबाव बर्दाश्त करते वह चिल्लाई थी, अब क्या हुआ। अभी से हिम्मत हार गई। वह उसकी नसों को मोहब्बत से चूमता पूछ रहा था, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो बंद आंखों से बोली थी, तुम सो जाओ, कब जगाया तुम्हें मैंने। वो मासूमियत से बोलता हुआ उसकी धड़कनों में घुस गया था। अपनी मोहब्बत से उसे फिर से बेहाल करने लगा। वह तो पागल भागीरथ को अपने ऊपर से इस तरह झुका देखकर पछता रही थी। जो भागीरथ उसे छोड़ने वाला नहीं था, एक बार फिर से अपनी मोहब्बतों से बेहाल किया। वह उसे अपना बनाता चला गया, जबकि शांता ने भी खूब बदला लिया। उसके सख्त कंधे और बाजू पर अपने दांतों के निशान छोड़ते अपने नाखूनों से उसे बहुत घायल किया था। वह बॉडी वाला जिस्म उसके लिए ये भी जुनून का हिस्सा बन गया था, उस पर हावी होता चला गया।
ड्रेसिंग के सामने खड़ी वह उनके परिवार की बेहद कीमती वाली साड़ी पहने तैयार खड़ी थी। उसके चेहरे पर गाल लाल थे। रात की मोहब्बत की झलक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। भागीरथ उसके पास खड़ा निहार रहा था। लगता ही नहीं कि तुम शहर से आ रही हो, यूं लगता है हमारे परिवार की सदियों से बहू हो। उसे ड्रेसिंग पर बिठाते, उसके आसपास अपने बाजुओं को रखते, उसके चेहरे को झुककर देख रहा था। अच्छी लग रही हूं ना? वह अपने कपड़ों की तरफ इशारा करती उससे पूछ रही थी। वह उसे सर से पैर तक देखकर उसके पास हुआ। मुझे रात वाले रूप में ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके होंठ को हल्का सा छूता हुआ उसकी नाक की टिप पर होंठ लगा गया। आप कितने बेशरम हो, पहले देखते तक नहीं थे। रात को मुझे पा लिया तो बिल्कुल पागल से हो गए थे। मुझे सांस तक ना लेने दिया। तुम पहले ही अपने जिस्म को दिखा देती तो मैं तुम्हें कभी ये कहने ही ना देता। तुमने ही इकरार करने में देरी की थी। वो उसके कमर पर हाथ डालते उसे ड्रेसिंग से चिपका गया। कितनी गंदी बातें करते हैं आप। वह लाल चेहरा देखकर पलके झुकाकर बोली, जबकि दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी सिर्फ बातें की है, बाकी रात को मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अभी कुछ कसर रह गई हो तो बता देना। तुम्हारी नाजुकी याद करता तुम्हें बहुत जगह छोड़ चुका हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा। उसे कमर से थामकर जरा सा ऊपर करते मोहब्बत से उसके होठों को छू गया। दरवाजा खटखटाने पर बौखलाहट में पीछे हट गया। उसकी बहन नाश्ता लेकर आई थी। शांता की आंखों में शरारत एक साथ उभर आई थी। तुमसे तो रात को पूरा हिसाब लूंगा। उसे लिए कमरे से बाहर निकला, जबकि वह अपने साथ चलते भागीरथ को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था जब वह उसकी जिंदगी में शामिल हुआ था। जरूरी नहीं हर शांता को भागीरथ जैसा जुनूनी साथी मिले। ऐसा सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही रह जाता है। असल जिंदगी बिल्कुल अलग रहती है। किसी हाल में भी भागने वाली लड़कियों को इतनी इज्जत नहीं मिलती। जिन लड़कियों की किस्मत अच्छी होती है उन्हीं को अच्छे पति मिलते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।